है, और इस रूम में गैस के पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, और गैस के पार्टिकल्स इस रूम में कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, पता है किसी को? कितनी स्पीड होगी लगभग गैस के पार्टिकल्स की? जैसे ऑक्सीजन की स्पीड कितनी होगी करीब, कोई बता सकता है? कैन यू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर? इस समय टेम्परेचर कितना होगा, लेट अस से 10 डिग्री ना, तो कैन एनीबडी कैलकुलेट? हाँ, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट स्पीड ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन दिस रूम, क्या टेम्परेचर, क्या गेस कर सकते हैं क्या कोई कि कितना स्पीड होगी इस समय, बताओ? इसमें गैसियस पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, कैन एनीवन गेस? तो वीआरएमएस का फॉर्मूला एक मैंने बताया था, फॉर्मूला याद है किसी को? अंडर रूट CKT/m बताया था, बोलो। तो इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं k को ऊपर ऊपर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे भी, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है राघव? इसका फायदा बहुत आ गया। क्या फायदा हो गया? ऊपर क्या लिखा हुआ है? आर, वेरी गुड, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मोलर मास, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ना, तो मोलर मास। एक 3 kT/m होता है, जिसमें स्मॉल m क्या होता है देवीना, व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ ईच पार्टिकल, whereas m नॉट इज मोलर मास, दिस इज मोलर मास। तो आमतौर पर हम लोग किसी गैस के एक पार्टिकल का मास नहीं जानते हैं, हम लोग एक मोल के पार्टिकल्स का मास वेट जानते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की लेटेस्ट, फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रूम का टेम्परेचर मान लो अभी 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस, बोलो। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं, कितना होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू व्हाट इज आर, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना हुआ बताओ देवीना, व्हाट इज द टेम्परेचर? यहाँ क्या लिखूं मैं टेम्परेचर? हाँ, 283 केल्विन, वेरी गुड। आपको केल्विन में लिखना है, थोड़ी 73 ऐड करके। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो बताएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक मोल का मास 16, हाँ 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम को SI यूनिट में किलोग्राम में बदलेंगे, सो दिस इज 10⁻³ चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 8, बोलो मोबाइल, राघो मोबाइल से यूज करके बताओ कि इंटू 1000 डिवाइड बाई 32, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अपने रूम में जहां आप लोग बैठे हो, अगर उस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वीआरएमएस। इसको लिखते हो, पूरा लिखो, 3 इंटू 8.31 इंटू 283 इंटू 1000 डिवाइड बाई 32 का अंडर रूट स्क्वायर रूट। कोई करेगा? जल्दी से बताए, जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। बताओ, एनीवन? हाँ, 469.5 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें ना। बोलो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो गेस कर पाएंगे कितना होगा। मल्टीप्लाई करो तो राघो, 18 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करो। so 1690.2 kilometers per hour. अरे मैडम, कैलकुलेटर से कर रहा नहीं, कर रहा है, कितना आया?
5/10 से 18/5 से मीटर पर सेकंड को कैलकुलेट 18/5 1690 किलोमीटर पर आवर, है ना। काफी ज्यादा स्पीड है। देखो आप जहां पर बैठे हो, आपके रूम में जो ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो 469 470 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। हालांकि उसको मूव नहीं करने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे वो चलता है टकरा जाता होगा, फिर चलता होगा, फिर टक्कर होती होगी, फिर चलता होगा, फिर टक्कर होती है। अगर वो चलने को पाए, वो चलने को मिले उसको, तो इतनी स्पीड से चलेगा। काफी ज्यादा स्पीड है कि नहीं, बोलो बच्चों। ये कैलकुलेशन सिर्फ इसके लिए है कि आपको ये अंदाजा लगे कि आपके आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कितना तेजी से चल रहे होंगे। अगर उनके पास मास होता तो बहुत एक्सीडेंट हो रहा होता इस समय। जैसे कि आंख में अगर मान लो मास होता, मास इतना कम है तब तो हिट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते, अगर वो ड्रॉप्स के साइज का भी होता, तो हम लोग सारे चोट लग रही होती, हमेशा बच रहे होते। क्यों? हम्म। तो ये तो फॉर्चुनेटली दे हैव वेरी लेस मास, स्मॉल मास, इसलिए उनका मोमेंटम कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज दे कैन एक्ट लाइक ए मिसाइल एंड कैन हिट द ऑब्जर्वर, है ना। तो ये 490, देखो इधर जैसे 470 आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे 470 चल रहे हैं। उसमें कुछ ये रू एवरेज है, जैसे कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई अगर 470 आया तो हो सकता है कोई 2000 से चल रहा हो और कोई 50 से चल रहा हो, है ना। तो इसमें बहुत वेरिएशन होता है। किसी रूम में, किसी कंटेनर में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स कुछ स्पीड से, कुछ पार्टिकल्स कुछ स्पीड से ऐसे चलते रहते हैं। मैक्सवेल ने यही काम किया। मैक्सवेल ने कहा मैं ये बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, मैक्सवेल ने कहा मैं ये बता सकता हूँ कि अगर किसी कंटेनर में मुझे बता दिया जाए कितने पार्टिकल्स हैं, मान लो क्यूबिकल कंटेनर लिया जाए, उन्होंने पूछा कि मुझे बता दो कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, क्या उनको बता दो? एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उनको क्या बताओ? हाँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन। उनको कोई क्या बता दे, बताओ? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई ये बता दे उनको और इसका टेम्परेचर बता दे कि इसका टेम्परेचर कितना है इस कंटेनर का, और कौन सी गैस फिल्ड है, मतलब मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास उनको कोई बता दे, ये बता दे, तो वो क्या कैलकुलेट कर सकता है। अब इसमें देखो बहुत सारे, जैसे ये हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हो, ये रैंडमली इधर जा रहा होगा, ये रैंडमली इधर जा रहा होगा, ऐसे डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे। बोलो बच्चों। तो उन्होंने कहा कि वो डीएन बता सकते हैं, डीएन/एन। डीएन क्या है? डीएन/एन मतलब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। वो क्या बता सकते हैं? वो बता सकते हैं टोटल में से कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड, मूविंग विद स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस डी वी, v एंड v प्लस डी वी। सुन लो ध्यान से, क्या है, सुनो क्या, v एंड v प्लस डी वी का मतलब कि जैसे मान लो 200, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस रूम में 200 मीटर पर सेकेंड एंड 200 प्लस 20, मतलब कितना, 220 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के बीच में कितने पार्टिकल्स का टोटल में से कितने हैं, 10% है, फ्रैक्शन बता सकते हैं कि कितने परसेंट ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड इनके बीच में है, तो वो बता सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ जल्दी बच्चों, ये बात समझे? ये बता सकते हैं। और इसका फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया था आरुषि? 4π v² m/2π kT
e पावर t/2 mv² / 2kT dv। क्या ये सही था? चेक कर लो एक बार। सही था देवीना, आरुषि, जितिशा, चेक करो, यही था क्या? हेलो, अरे कहाँ गए सब भाई? यस सर। यही फॉर्मूला था, चेक कर लिया? यही फॉर्मूला था देवीना, यस सर। 4πv²। ये उन्होंने बता दिया कि इस रूम में अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं कि 1000 गैस के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें 200 से 220 के बीच में चलने वाले पार्टिकल्स के नंबर टोटल में से कितना है, ये उन्होंने बता दिया। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे किया होगा। और बाद में ऑब्जर्वेशन जब किया गया तो लगभग मैच करी चीजें, ऐसा नहीं है। तो कैसे इन पर मैच कर, ये फॉर्मूला कैसे सही है, इसमें m आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा, ये फैक्टर सर्च करना बहुत आसान बात थी। तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है भाई कि जो चीजें इनविजिबल हैं उनमें पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करना, उनके वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना और कंक्लूड कुछ करना मैथमेटिकली कि वो बिल्कुल सही हो, ये एक करामात या बिल्कुल भाई, बहुत समझ रहे हो बात को, गंभीरता कितनी है। यू कैन गेस द ग्रेविटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेरिवेशन, राइट। तो ये आ रहा होगा ऐसा। अगर हम इसके बाद अब देखें कि इसका इसका रिलेवेंस क्या है, ये फॉर्मूला आपको नहीं जानना है, इसकी कोई जरूरत नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ग्राफ इसका समझना है कि इस फॉर्मूले का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर मैं dn/n ये जो फंक्शन है dn/n, नहीं मैं आपको बता दूं क्या है। यहां पर देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा, सो dn/n कैन बी रिटन एज, इस ब्रैकेट को जो मैंने लिख दिया ना राघव, ये v का फंक्शन है कि नहीं, इसमें v तो वेरिएबल है और dv। इसका ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, इस फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, बड़ा मुश्किल ग्राफ होगा, कंप्यूटर ड्रॉ कर देगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर मैं इस जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको y कह दूं, और जो v है उसको x कह दूं, जिसका फंक्शन है उसको अगर x कह दूं, तो ग्राफ कैसा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ कैसा होगा ये हमें पता चल जाएगा। ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऐसा यहां से बढ़ेगा और ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। ये ऐसा ग्राफ आएगा। क्या ग्राफ से समझ पा रहे हो? बताओ, जीरो स्पीड वाले कितने पार्टिकल्स हैं? जीरो। ग्राफ कहां से? ये देखो क्या है, एफ बी डी बी, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, समझ गए कि नहीं बोलो? ये ग्राफ है। ग्राफ से क्या समझ पा रहे हो, ये हमें समझना है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dn/n इज इक्वल टू एफ वी डी वी, ये तो लिखा हुआ है। एफ वी वर्सेस वी का इसका ग्राफ मैंने बना दिया है। इसको समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए एक बात ध्यान दो कि अगर मैं इसको समझने के लिए बात समझो, अगर कोई भी तुम्हें ग्राफ दिया होता है, उस ग्राफ में किसी किसी आगे में यहाँ चला आया, मान लो v, इस एक्सिस पर वेलोसिटी है ना, उसका कोऑर्डिनेट v है, और उसका थोड़ा सा आगे गया और मैंने इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कह दिया v प्लस डी वी। उसका जो एरिया होता है ना, एरिया अगर निकालना हो इसका एरिया, तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ स्ट्रिप, इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन एफ वी डी वी, एफ वी डी वी, कहाँ से कहाँ तक v से लेकर v प्लस डी वी तक। अगर एरिया निकालना हो तो एरिया और इंटीग्रेशन एक ही बात है। इंटीग्रेशन y dx का मतलब, अगर यहाँ पर y लिखा हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x लिखा हो, तो y dx का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, जैसे x1 x2 अगर कहा जाए, तो x1 x2 के बीच में जो एरिया बनेगा उसको कैलकुलेट कर लो, तो वो इंटीग्रेशन करने जैसा है। ये बात सारे बच्चे समझे कि नहीं? दिस इज सेम एज कैलकुलेटिंग integration and between these two limits v and v plus
dv, ये ऐसे। तो ये बताओ जरा फिगर दे, वहां फॉर्मूला देख करके ये क्या लिखा हुआ है, इससे हमें क्या मिलने वाला है? इसमें हमें मिलने वाला है dn/n का इंटीग्रेशन कि नहीं? ये dn/n ही तो लिखा है, इसका एरिया अंडर द कर्व। तो dn/n का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ से तक, v से लेकर v प्लस dv तक। अरे ये dn/n ही तो लिखा है, dn/n ही तो लिखा है, इसको मैंने fv लिख दिया है, fv dv मतलब dn/n। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो निकालेंगे हम लोग, दैट विल प्रोवाइड एस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जो एरिया है उससे क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड्स, मूविंग विद स्पीड्स बिटवीन v एंड v प्लस dv। अगर मैं इसमें स्ट्रिप का एरिया निकालते जाऊं तो इस स्ट्रिप के एरिया से पहला क्वेश्चन यही बनता है बच्चों कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के v और v प्लस dv के बीच में एरिया क्या सिग्निफाई करता है? तो क्या सिग्निफाई करता है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड्स बिटवीन v एंड v प्लस dv। इतना नोट कर लो, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका एरिया क्या नोटिफाई होता, क्या होगा, ये पता करना। जागृति, एनी कंफ्यूजन? आरुषि, जागृति, रेविना एंड जिर्षा? No, sir. No, sir. No, sir. इसके एरिया से तुम्हें क्या मिलेगा? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन स्पीड्स, हैविंग स्पीड्स बिटवीन v एंड v प्लस dv। बोलो, यहां तो कोई ऑब्जेक्शन? जल्दी बोलो बच्चों, एनी डाउट? No, sir. ड्रॉ कर लिया, सबने ड्रॉ कर लिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या मिलता है? तो राघव ये देखो कि अगर मैं जीरो के अगल बगल, जीरो से ये अगर जीरो के आसपास में यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाऊं तो उसका एरिया जीरो आएगा ना। अगर बिल्कुल यहाँ पर मैं एक ऐसा स्ट्रिप बनाऊं तो ये ऐसे गया है ना ग्राफ, तो कोई ट्रायंगल बन नहीं पाएगा यहाँ पर रेक्टेंगल। अगर जीरो के बिल्कुल बगल में पूछा जाए एरिया कितना होगा, नहीं समझे, बहुत पतला। तो ये देखो ग्राफ में हाइट नहीं है ना, तो यहाँ पर एरिया जीरो होगा। इसका मतलब जीरो वेलोसिटी से चलने वाले पार्टिकल्स का नंबर कितना है, फ्रैक्शन जीरो है, मतलब हर पार्टिकल चल रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर ये यहां से ग्राफ आता है, अगर ऐसा ग्राफ होता ना, तो जीरो के बगल भी एक स्ट्रिप का एरिया मिल जाता कि नहीं जागृति? Yes, sir. लेकिन अभी जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में जीरो के बिल्कुल बगल में एरिया जीरो होगा। दिस मीन्स फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद जीरो वेलोसिटी इज जीरो। दिस मीन्स ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताता है कि ऐसा इस घर में ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो रुका होगा किसी स्टैंड पर, हर पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि जागृति, देवीना, आरुषि, राघव, कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरा जो सिग्निफिकेंट कंक्लूजन है कि इसका टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एरिया कितना होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज टोटल एरिया? इस ग्राफ का टोटल एरिया क्या होगा? इस ग्राफ का टोटल एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? लेट्स सी किसका एप्टीट्यूड अच्छा है, दिमाग किसका अच्छा है, बताओ, देखते हैं, लेट्स सी। एनीवन? So it would like won't it be the fraction of particles moving with this minimum and between the What minimum is and the maximum? value of this area? Yes, sir. The fraction of particles moving between the speeds, minimum and maximum speeds. हाँ, मतलब all possible speeds. Fraction Yes, sir. of particles moving with any speed is one. All Yes, sir. particles are moving with some speed, ना? Yes, sir. So fraction will be one, ना? Yes, sir. अरे fraction can never be greater than one. अरे बोलो,
जैसे मान लो किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 या 50 बच्चे हैं, 50। अगर मैं तुमसे पूछूं देवीना, Yes, sir. तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? So 40, नहीं, sir, 35. 35। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स कुछ ना कुछ जरूर आए? So सबके आए? सबके आए। तो कुछ ना कुछ मार्क्स पाने वाले बच्चों का फ्रैक्शन कितना है? Sir, 1 1. 1 है, 1 है कि कोई भी मार्क्स पाने वाले सारे बच्चे ही हैं, तो सारे बच्चे डिवाइड बाय सारे बच्चे। नहीं समझे? नहीं सर, समझ गए. समझ गए ना? तो इसका एरिया पूछते हैं। आईआईटी कई बार पूछ चुका है, ऐसा ग्राफ बना देगा और पूछेगा एरिया बताओ, एरिया इज 1 पर टिक करो, नंबर मिल जाए। नहीं, अगर पहले तुम पहले इसको नहीं एनालाइज किया है तो वहां जाकर एग्जाम में नहीं सोच पाओगे। ठीक है जागृति, एरिया इज 1। ठीक है, Yes. बोलो। नाउ यहाँ पर और एक सिग्निफिकेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि एक ऐसी स्पीड है ना, एक ऐसी स्पीड है जिसका फ्रैक्शन मैक्सिमम है। देखो जरा, एक ऐसी स्पीड है ना जिसका फ्रैक्सिमम मैक्सिमम है, फ्रैक्शन जो है मैक्सिमम है। मतलब आरुषि, तुम्हारे बैच में कितने बच्चे हैं आरुषि? 54। 52, तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं। राघव तुम बताओ कितने बच्चे हैं? 54। तो जैसे मान लो 100 मार्क्स का अगर कोई पेपर दिया जाए तो वो कौन सा मार्क है, वो कितना मार्क्स हैं कि जो पाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे होंगे? लगभग हमें लग रहा है कि 50 और 60 के बीच में पाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। तो जैसे मान लो मैंने सबका मार्क्स पता किया, इस बच्चे कितने मार्क्स आए, इसके कितने आए, इसके कितने आए, और मैंने जो टेबल बनाई तो मुझे लगा कि 55 पाने वाले मैक्सिमम बच्चे हैं। तो 55 क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल मार्क। क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। बात समझे कि नहीं? वो मार्क्स जो सबसे ज्यादा बच्चों के हैं। मेरी बात समझ रहे हो देवीना, आरुषि? So this velocity is called as most probable speed. Most नाम सुना है कि नहीं कहीं? कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसको VMP से लिखा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये बात समझे क्या है? वो स्पीड जिस स्पीड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। देवीना, आरुषि, अजित्शा, जागृति, समझ में आया? yes. और इसकी वैल्यू भी उन्होंने निकाला। क्या आएगी वैल्यू इसकी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला किसी को आता है बच्चों? √2kT/m। कितना आएगा? √2kT/m। कितना आया? √2kT/m। ये वैल्यू नहीं है, ये स्पीड है, VMP। ये इस जगह मैंने गलत लिख दिया, यहां तो वैसे लिख दिया है, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस पर नहीं आएगा, वो तो फ्रैक्शन है ना। समझे कि नहीं बताओ? सारे बच्चों को पता चला? अरे ठीक है कि नहीं? और एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज। अरे किसी भी बैच में बच्चों के मार्क्स का एवरेज तो निकाला जा सकता है। एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। एवरेज स्पीड वो कितना है? एवरेज स्पीड कितनी आई? √8kT/m। इस चैप्टर में इन तीनों फॉर्मूले पर, और VRMS तो पहले से पता था हमें। क्या VRMS? कितना? एवरेज मतलब सिंपल एवरेज, जैसे 50, 200, 200 से चलने वाले इतने पार्टिकल्स हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते, स्टैटिस्टिक्स में बनाते थे ना, कि इतने मार्क्स वाले इतने बच्चे हैं, इतने मार्क्स वाले, फिर एवरेज निकालते थे, उसका मीन निकालते थे। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 फॉर्मूले देखो जरा, कौन कौन से 3 फॉर्मूले? एक तो कौन सा VRMS तो तुम्हें पता ही था। VRMS इन्होंने भी निकाला, कितना बताया? √3kT/m। एक आया क्या? V मोस्ट
प्रोबेबल, ये कितना आया था, अंडर रूट 2 kT/m, और एक क्या आया, V एवरेज अंडर रूट 8 kT/m। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, ये आता है क्वेश्चन नीट में, जेई मेन में, हर जगह आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, विच वन इज मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम कौन सा होगा। देखो रूट kT/m तो सब में कॉमन है, तो पहला कितना हुआ, √3 मतलब 1.73 ना, अंडर रूट kT/m, kT/m तो सब में कॉमन है ना, ये कितना हुआ 1.414 अप्रॉक्स, 1.41 अंडर रूट kT/m। ये कितना हुआ 8/पाई, लगभग कितना होगा 8/पाई, डिवाइड कर लो उससे, तो कैलकुलेटर से 2.67 ऐसे कुछ होता है क्या, 8/पाई, हाँ स्क्वायर रूट करो, 1.56 आना चाहिए करीब। अप्रॉक्स 1.59 अंडर रूट kT/m। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं कि इसका एक ऑर्डर लिखा होता है 4 ऑप्शन में, ये कम है, फिर ये ज्यादा है, फिर ये ज्यादा है। सबसे कम कौन सी स्पीड निकली, मोस्ट प्रोबेबल, ये वो नंबर है जो सबसे कम है। सबसे कम नंबर पाने वाले तीनों में सबसे ज्यादा अच्छे थे, बेकार बैच है ना। और उसके बाद एवरेज, उसके बाद VRS। ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वेरियस एग्जाम्स। देवीना, जागृति, आरुषि, आदित्य, Yes, sir. नितिशा, राघव, बताओ, एनी डाउट। This No, sir. order is very important as far as your school exam and your any competitive exam that you will appear after your 12th class। ठीक है, दिशा तुम्हारे लिए बिल्कुल लिख लो, इसी जरूर आ जाएगा तुम्हारे नीट के एग्जाम में। 3 स्पीड्स लिखी होंगी और पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम, इसका ऑर्डर बताओ। एनी डाउट, आरुषि, एनी डाउट। No, sir. अब देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इधर देखो, ये 3 लाइंस में ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कि कौन सी लाइन, ये 3 लाइन ऐसे बना दो, ये और फिर ऐसे। इसमें बीच वाली जो लाइन है वो किस स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, एवरेज, ये तो हो गई मोस्ट प्रॉब्लम, जो पीक हो, जो पीक को कनेक्ट करने वाला हो, पीक, मैक्सिमम, इस ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट को जो कनेक्ट करने वाला हो, उसका नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बीच वाला क्या है, बीच वाला, बीच में कौन सी वेलोसिटी है तीनों में, एवरेज ना, और सबसे ज्यादा कौन सी है, RMS। तो बच्चों एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें 3 लाइंस बनी रहेंगी और पूछा जाएगा इन तीनों लाइंस में कौन सा ग्राफ इसको, कौन सी लाइन किस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो इस पीक को, जो मैक्सिमा को कनेक्ट कर रही है, उसका नाम क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो बीच में है वो एवरेज, सबसे राइट में जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताओ, बोलो, बताओ, हेलो, Yes, sir. देवीना, क्लियर हुआ। Yes, sir. 3 लाइंस बनी रहेंगी और पूछा जाएगा ये लाइन, इस लाइन में ABC लिखा रहेगा, तो A रिप्रेजेंट दिस, B रिप्रेजेंट दिस। तो जो पीक को है वो तो मोस्ट प्रोबेबल है, जो मैक्सिमा को लिंक कर रही है उसका नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर है। नाउ एक और इसमें पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टेम्परेचर को रेज किया जाए तो स्पीड्स, देखो ये सारे में टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना, न्यूमरेटर में है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड तीनों बढ़ेगी, तीनों स्पीड्स बढ़ेगी, आइदर इट इज, सारी स्पीड्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। बात समझो, ग्राफ में क्या चेंज आएगा,
अगर मान लो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, अगर ये मान लो एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इस टेम्परेचर T1 पर, ये मान लो T1 टेम्परेचर पर कर्व है, FB वर्सेस P। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए जागृति, तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर इस ग्राफ में क्या चेंज आएंगे जागृति? कैन यू गेस? Sir, the graph would broaden. ब्रॉडन, व्हाई? So because the speed would increase. So देन हाँ, ऑल all of them would shift on broaden the and it will flatten, broaden and and flatten. the Yes. peak will get lower, कि वो उतना ही रहेगा पीक भी नीचे आएगा क्या? Uh, पीक नीचे आएगा क्या? Is there any logic? no. Yes, because area is one and you are increasing the base, so height Yes, sir. needs to be reduced, na? Yes, sir. Area is constant, Yes, sir. area is one, area under the curve is one। और तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है कि ये ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा, राइट में, क्योंकि सबकी हर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ वाला पॉइंट इधर चला आएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला आएगा, ये वाला पॉइंट इधर, हर पॉइंट राइट 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 जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं सारे बच्चे? तो जब हर पॉइंट राइट राइट जाएगा तो एक्सेप्ट जीरो, तो ये क्या होगा? ये ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, लेकिन क्या होगा? थोड़ा सा नीचे पिचक जाएगा, क्योंकि जाएगा तो नीचे, लेकिन क्या होगा? मेरी बात समझ पाएगी कि जागृति? Yes, sir. सो दिस इज, इसका टेम्परेचर T2 होगा। और ये IIT एडवांस्ड में पूछा गया है एक दो बार कि अगर ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो वेरी सिंपल, ग्राफ स्पीड बढ़ाने पर राइट खिसकेगा, उसका पीक राइट खिसकेगा, लेकिन पिचक भी जाएगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट होना है। और किसी ट्रायंगल का अगर एरिया, इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, सो इफ area of a triangle is constant and increasing the base, you have to reduce the height of that triangle, isn't it? तभी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा। सो T2 is greater than T1। So this is all about Maxwell distribution equation and graph। कोई डाउट किसी को? Any doubt? No, sir. बोलो, any doubt? हो गया? So this was a very important part। ठीक है, सब लिख लिया, नोट कर लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये पढ़े रहोगे तुरंत क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे पढ़ें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बताओ राघव, मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना बताया था गैस मॉलिक्यूल्स का? एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT ना, 3/2 kT। ये जो मैंने रिजल्ट बताया था, इसके एडिशन में कुछ बात हमें करनी है। इसके एडिशन में कुछ बात करनी है। ये मैंने बताया था ना। अब आगे देखो जरा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
किसी को आइडिया है व्हाट इज दिस टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम? अच्छा राघव, तुम्हारा अगर मोशन के बाद सुबह से लेकर शाम तक अगर देखा जाए कि तुम कैसे कैसे चले, मूव किया, so did you displace? Yes, of course, you have changed your position. So did you move in a straight line always? So did you move in a plane? Yes, इधर उधर घूमे हुए ना, इधर उधर घूमना। तो हम लोग का अक्सर जो मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है ना? चाहे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो एक इंक्लाइंड प्लेन हो जाता है, उस पर चढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मोशन इज नॉट 3D। हम लोग स्पेस में मस्क्यूटो और इंसेक्ट्स की तरह ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना? बोलो। जी सर। मैं दूसरी जगह क्लास, मतलब इसी में दूसरे क्लासरूम में हूँ, बताइए। अच्छा मैं करा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, आप भेजिए। हाँ शिवा, शिवा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? this is something that by which we can we can observe, we can predict the all possible motion of a particle. How types of motion can you have, can you possess? जैसे तुम घूमते हुए कोई नहीं चलता है, एंड वी नेवर मूव रैंडमली लाइक मस्किटो और एनीथिंग। वी हैव अ प्रेडिक्टेबल मोशन कि अगर राघव इधर आ रहा है तो इधर ही आता रहेगा, एकदम से उड़ नहीं जाएगा या घूम नहीं जाएगा। सो वी डोंट मूव लाइक रोटेटिंग, ऐसा कोई बॉडी की तरह मूव नहीं करते हैं। हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और ज़्यादातर एक प्लेन में मूव करते हैं। हाइट भी कई बार हाइट जाएंगे तो उस वर्टिकल प्लेन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं चल सकते हैं कि कहीं भी चले जाए। लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो ऐसे चल सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये बताएगा कि कोई पार्टिकल कितने तरीके से मूव कर सकता है। इन हाउ मेनी वेज अ पार्टिकल कैन मूव समवेयर इन स्पेस, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट यूजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी कैसे होगा? सपोज एक पार्टिकल की बात करें हम, तो ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज the total number of terms, total number of independent terms, independent terms in the expression of, in the expression of in the expression of total possible energy, total energy in the expression of total energy of a particle, of a particle.
energy of particle in the given state. Jagati, can you Yes. infer, can you conclude this statement? Can you infer this statement, the logic of this statement? क्या लिखा हुआ है ये? What do you understand by this statement? This is the degree of freedom is the total number of independent terms in the expression of total energy of a particle in the given state. मतलब अगर जैसे समझो बात को, मैं समझाता हूँ. Suppose we have a monatomic particle. For example, we have मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? राघव, जो किसी से एक्टिव ना हो, इनर्ट जितने गैसेस हैं मोनोटॉमिक है. मोनोटॉमिक गैसेस कौन कौन से? जिससे हीलियम, आर्गन और इनर्ट नियॉन, ये सब क्या है? ये क्या है? मोनोटॉमिक गैसेस. वेरी समझे बच्चों की नहीं, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक गलत स्पेलिंग है. आई थिंक ये ऐसे होगा ना, मोनोटॉमिक. सही है क्या ये? नहीं, ऐसे ही है मुझे लग रहा है. अरे क्या स्पेलिंग होगी भाई? ऐसा ही होगा एन ना. के बाद एन के बाद ए होगा, ओ नहीं होगा. चेक करो, ये मुझे लग रहा है सही है. Isn't it? नहीं, एक बार चेक करो. Is this monatomic? सर एन ओ होगा ना. MONO है. चेक करो एक बार. MONA, मोनोटॉमिक. ओ गायब है, मोनोएटॉमिक हो जाता नहीं तो वो उसको प्रोनाउंसिएट करो NOA, मोनोएटॉमिक, इस टाइप का. दिस इज मोनोटॉमिक. अरे क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, ये है गैसेस मोनोटॉमिक. तो इनका क्या होता है, ये कैसे चल सकते हैं? मोनोटॉमिक में देखो, एक ही एटम तो होगा. इधर देखो, हीलियम का ही एटम है, तो ये स्पेस में ऐसे रैंडमली मूव करता है. तो अगर इसके पार्टिकल्स को हम देखें, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. अगर ये है एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो इसकी वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? या तो वी एक्स की तरफ, या वी वाई की तरफ, या वी जेड की तरफ. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखें तो क्या होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर है ना. या फिर y की तरफ जाएगा तो z की तरफ नहीं जाएगा. either it can move in x direction, either or it can move in y direction, or it can move in z direction, isn't it? बताओ बच्चों, इसके अलावा कोई काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा इसमें? and these are independent. If it moves along x axis, it will not move along y axis. So all these terms are independent, isn't it? So there are how many terms in the expression of energy? 3. So degree of freedom of monatomic gaseous particle is 3. जागृति, अब समझ में आया क्या है? देवीना? Yes, sir. Write the expression of kinetic energy or any form of energy that you can guess for a given sample of a gas. So once you write the expression for energy, count the terms that are independent. And you have to write in such a way that no term interferes the other, isn't it? If you are moving along x-axis, you are not moving along y-axis, isn't it, bachcho? Yes, sir. So, how many terms are there in this expression? कितने पद हैं, कितने terms हैं? 3 terms हैं. तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि मोनोटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जिसको हम F से लिखते हैं, so that we will say as क्या? 3.
Any doubt? Devina, any doubt? Degree of sir. freedom of this is 3. ठीक है, लिख लिया? जितिशा समझ में आया? जितिशा समझ में आ गया? Yes, sir. जितिशा है ना, एक्सप्रेशन लिखना है और उसमें काउंट कर लेना है. आदित्य समझे बात क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है, अब देखो. अच्छा, अब डायटोमिक का क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि फॉर डायटोमिक पार्टिकल्स, डायटोमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक में कौन कौन से बताओ कोई, इसके 2 एटम मिलकर के एक गैस बना रहे हैं. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ना, एटसेट्रा. दीज आर क्या? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. इनके कितने कितने क्या हो सकता है बताओ? सपोज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, देखो इनकी भी बॉन्डिंग होती है, ऐसे बॉन्डेड होते हैं ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. तो ये दोनों एक्स की तरफ जा सकते हैं, ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. ये दोनों वाई की तरफ चल सकते हैं ऐसे, और दोनों जेड की तरफ भी तो आ सकते हैं. बोलो बच्चों, दोनों एक साथ ऐसे चले जाएं या ऐसे जाएं या बाहर की तरफ आ जाएं. तो 3 ट्रांसलेशन. तो अगर मैं एनर्जी लिखने जा रहा हूं, तो एनर्जी अगर मैं लिखने जा रहा हूं तो क्या क्या होगा? बोलो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम. ये तो ट्रांसलेशन के टर्म्स आ गए, ट्रांसलेशन के टर्म्स प्लस. अब क्या होगा बताओ? या तो सारे क्या हो, रोटेट करने लगे, रोटेशन में जा सकते, ऐसे देखो, या तो ऐसे ऐसे जाए, मतलब ऐसे जा तो रही हैं, ऐसे घूम भी सकते हैं ना अपने एक्सिस पर ऐसे. अरे 2 चीजें एक दूसरे से रोटेट कर सकती हैं ऐसे. मोनोटॉमिक में तो पता नहीं चलेगा ना एक्सिस, लेकिन ये तो अपने बीच के ऐसे मॉलिक्यूल घूमते हुए तो जा सकते हैं, घूमते घूमते जा सकते हैं. बोलो, तो ये घूम कितने तरीके से चल, देखो घूम कैसे चल सकते हैं, घूम कह सकते हैं. ये मान लो ये और ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है कि नहीं, ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है. देखो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 अगर घूमेंगे ना ऐसे, तो इसका एक्सिस ये हो गया. और अगर ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो इसका एक्सिस ये हो गया. ये बात समझे कि नहीं देवीना? सपोज these are two, एक डंबल है, डंबल. देवीना, थिंक अबाउट अ डंबल. Yes, sir. डंबल कैसे घुमा सकते हो? एक तो ऐसे घुमा सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे, एक ऐसे भी घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे इस प्लेन में, एक इस प्लेन में. नहीं समझे? ऐसे सर घूम, समझ गए. या ऐसे घूम सकता है. ऐसे घूमने कोई मतलब है, लग रहा है घूम रहा है कि नहीं बताओ? अगर मैं बिल्कुल स्मूथली घुमाऊं तो कोई जान नहीं पाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है. मतलब समझो क्या है. अगर हम डंबल की बात करें, अब ये ऑक्सीजन के एटम्स बहुत छोटे होते होंगे ना, इसके अबाउट घूम सकता है, इसके अबाउट घूम सकता है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट घूमने कोई मतलब नहीं है, कोई जान नहीं पाएगा इस एक्सिस के अबाउट. ऐसे कोई चीज घूम रही, कहाँ जान पाओगे? अरे जैसे मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, तो घूमने का मतलब कुछ तो चेंज आए, जो कभी बाएं हो कभी दाएं जाए. घूमने का मतलब ये होता है कि जो कभी इधर है वो उधर दिखे ना. जैसे मेरा फेस इधर है और इधर दिखे तब तो मैं घूम रहा हूं, और मैं हमेशा इधर ही दिखूं तुम्हें, तो कहाँ घूम रहा हूं मैं? तो देखो, ये ऐसे अगर घूम रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमाया जाए, तो इसमें तुम्हें ये दोनों पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही दिखेंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसका घूमना नहीं हो पाएगा. अच्छा, घूम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कैसे लिखते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. So let us say this, let us write this as x axis, this as y axis, and this as z axis. तो बताओ क्या होगा? हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर
प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 आई एक्स इज 0। एक्स एक्सिस पर ही तो पार्टिकल्स रखे हुए हैं ना, तो अगर एक्स एक्सिस पर ही पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा कि नहीं? अरे अगर किसी एक्सिस पर ही पार्टिकल रखे हुए हैं तो mr स्क्वायर होता था, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था वो है ही नहीं है। तो एक्सिस पर ही अगर पार्टिकल्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा ना, आई एक्स 0 है। तो ये तीन किसके आ गए? ये ऊपर वाले तीन कौन से थे? ट्रांसलेशन के। ये दो किसके आ गए? रोटेशन के। ये घूमते हुए भी चल सकते हैं, घूमते हुए भी चल सकते हैं। ये किसका था? ट्रांसलेशन के ना, बोलो। ये ट्रांसलेशन के, ये चलने वाले थे टर्म्स, और ये रोटेशन के करस्पॉन्डिंग है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मे रोटेट एंड ट्रांसलेट। मे रोटेट इन सच ए वे, देखो ऐसे घूमते हुए ऐसे एक्स की तरफ जा सकते हैं, ऐसे घूमते हुए वाई की तरफ जा सकते हैं, ऐसे घूमते हुए जेड की तरफ जा सकते हैं, या ऐसे घूमते हुए एक्स की तरफ जा सकते हैं, या ऐसे घूमते हुए वाई की तरफ जा सकते हैं, या ऐसे घूमते हुए जेड की तरफ जा सकते हैं, है ना? सो these are maximum possible these are maximum possible terms for writing the kinetic energy of diatomic particles. Is it clear? So how many terms are there? 5. 3 translation and 2 rotation. So what is degree of freedom of diatomic molecules? 5. देवीना, Yes, sir. पढ़ा है कि नहीं स्कूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी? नो सर, सर अभी हम लोग यहाँ तक नहीं आए स्कूल में। आरुषि तुम्हारे में? No, sir. हाँ? No, sir. और देवी ने, जागृति, स्कूल में ये कहीं ये पढ़ा है कहीं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम? Yes, sir. देखो इसके स्कूल में पढ़ाया गया। एंड डू यू हैव द सेम बोर्ड सीबीएसई और एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? Sir, I'm a part of the CBSE board. यस, बस योर स्कूल कवर्स हैज कवर्ड दीस थिंग्स। एंड इन योर स्कूल आदित्य, हमें लग रहा पढ़ाया गया होगा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों जागो? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया नहीं? और अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स एंड फिजिक्स में केटीजी हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? आदित्य कह रहा नो, कैसे कर हो सकता है? सो दीज आर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो if I ask how many degree of freedom for a diatomic particles, you have to say 5. I will say, if I ask to elaborate, you will say 3 translation and 2 corresponding to the rotation. If I will say where is the third in rotation, you will say that the particles, the moment of inertia about the axis along which the particles are located is equal to 0. So that term will have 0 value, right? So only 2 terms for rotation and 3 terms of translation is the maximum possible types of motion that atomic particle can have, right? अरे ये 2 हो सकते हैं, मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो। इसमें एक और भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट हाई टेम्परेचर होता क्या है कि एट हाइयर टेम्परेचर particles start vibrating also, vibrating. वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है पार्टिकल्स में, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सिग्निफिकेंट हो जाता है, होता तो पहले भी है, समझो बात को। इधर देखो, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। ऐसे ये जो बॉन्डिंग है ना, उसको स्प्रिंग माना जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो वाइब्रेशन के 2 टर्म्स और आ जाएंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक और वाइब्रेशनल पोटेंशियल। कोई स्प्रिंग है ना, तो 2 टर्म्स और ऐड हो जाएंगे। तो एट हाइयर टेम्परेचर
2 more terms were added. कौन कौन से? Vibrational kinetic plus vibrational potential plus vibrational potential, 2 टर्म्स और आ जाते हैं. तो अगर लिखा हो कि हाई टेम्परेचर पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 7 हो जाएगा ना आप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई टेम्परेचर पर 7 हो जाता है. हाई टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा? 7. 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन के, तो हाई टेम्परेचर पर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तुम्हारे सिलेबस में मोनोटॉमिक गैसेस और डायटोमिक गैसेस की ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हमें आगे इसमें नहीं पढ़ना है. अब देखते हैं इसका फायदा क्या है ना. जैसे ये पढ़ने का फायदा क्या है, वाई डू वी स्टडी दिस, है ना जागृति. सो लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. आगे देखते हैं. शिवा, शिवा नहीं है सर, जब बुलाइए. कहाँ रहता है आप? तो अब देखते हैं. अब देखो क्या है, समझो. इसका जो सिग्निफिकेंट यूज है दैट इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ये पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा. पानी देना है गर्म थोड़ा. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ये क्या कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दे स्टेट दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी per degree of freedom of all gases is half kT. Jagriti, what do you understand by this statement? Average kinetic energy per degree of freedom of all gases is half kT. इसका मतलब क्या समझे राघव? मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी नेचर का हो, चाहे रोटेशन की वजह से हो, चाहे वाइब्रेशन की वजह से हो, चाहे ट्रांसलेशन की वजह से हो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल में जो एवरेज एनर्जी होती है वो हाफ केटी होती है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ केटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ नेचर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेचर कुछ भी हो, चाहे वाइब्रेशन की वजह से हो, चाहे ट्रांसलेशन की वजह से हो, चाहे रोटेशन की वजह से हो, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ केटी एनर्जी होगी, where k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्या ये बात समझे कि नहीं? जागृति, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. So Jagriti, so what can you say about energy of monatomic particles? बताओ इस Sir, कंसेप्ट से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? sir, 3/2 kT square. 3/2 kT. और यही हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था ना उस दिन, याद करो. Yes, sir.
So this has that approach again validated, again justified by another independent approach. So same result is obtained by another approach in science na. So by two different approaches, answer remains same. So both are correct, isn't it? One supplementing the other, one complementing the other, right? Arushi, what is average kinetic energy of diatomic particles at normal temperature? Arushi, Sir, 5/2 kT. I by 2 kT, बस 5/2 kT. इतना एट हायर टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा? 7/2 kT. So this is all about degree of freedom and equipartition of energy. इसको थोड़ा सा और elaborate करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा KTG का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Then we will study thermodynamics and SHM waves. ठीक है बच्चों, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. अभी कंटिन्यू करेंगे. Thank you, sir.